हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम लोग अत लघुत्तरी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और यहीं से पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। तो समझ लो आप लोग कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आएंगे। तो एक बार आशा करते आप लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर करिए और आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी और कराई भी जाएगी, है ना। 1 मिनट के अंतर्गत तो देखो क्या कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने दी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। टेस्ट क्राफ्ट्स में क्या होता है? टी और टी। अगला है कि यदि आर आर लाल है तो सफ़ेद क्रास है तो अपूर्ण बल होगा। अब अगर ये चीज़ आपको ना समझ में आए तो अभी हम 9 बजे लाइव क्लास लेंगे, तो उसमें टेस्ट क्रास बेक क्रास बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ वहाँ पे समझाई जाएंगे। अगला, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का नागपुर में है। मेलोकोइफली उस परागण को कहते हैं जिसमें घोंगे और शंभुकुदर। मेंडल का प्रसिद्ध किस नाम से है? पाइसम, मतलब प्रयोग किस है? पाइसम पर, मतलब मटर। F1 संतति का उसका क्रॉस उसके माँ या बाप से कराया जाता है, सब क्या कहते हैं? बेक क्रॉस या मतलब प्रतिप संकरण कहते हैं। प्रयोगशाला में जीन का निर्माण का श्रेय किसे? खुराने को रहता है। वह कौन सी फसल इसमें एक लिंगी, द्विलिंगी और एक पूर्वता पाई जाती है? मक्का में। जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो जॉनसन ने प्रयोग किया जाता था। अगला है, जीन पाए जाते हैं तो जीन किस में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक। अगला है, नर मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधे का नाम बताइए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विलिंगी पौधे कहते हैं। उसको हम लोग द्विलिंगी पौधे कहते हैं। उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? द्विलिंगी पौधे कहते हैं। ठीक। उसके बाद डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, किसने बोला? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है कि हर्ष ने बोला, चेज ने बोला। अभी आपको डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ पूरा पढ़ाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत ग्रह कहते हैं। कोशिका का विद्युत ग्रह किससे का? माइटोकॉन्ड्रिया। उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया? हेगो ड्रिबिज ने किया। उसके बाद मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चयन क्यों किया? क्योंकि इसमें क्या था? विपरीत गुणों वाला पौधा था, इसलिए। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव है। जीन का पृथक्करण होता है किससे? यौवन पीढ़ी के युग्मक से। कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्यों में सामान्य मादाएं होती समग्र। कौन सी कोशिका अंग आत्महत्या की थैली कहलाती है? अब आता है हमारा आनुवंशिक कोड की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो आनुवंशिक कोड के नंबर 1 क्या? त्रिक होता है। क्या होता है? त्रिक होता है। और त्रिक होता है, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड होता है। यह 4 न्यूक्लियोटाइड के सहयोग से 64 कोड बनाता है। अभी आपको इसकी सरल भाषा में लाइव क्लास में आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, टेंशन ना लो बिल्कुल। तो यही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पेपर में आती है। ऐसा ना कि हम जो चीज़ गैप कर रहे हैं, जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वो लाइव क्लास में, क्योंकि यहाँ पर वो इतने अच्छे तरीके से आपको पीपीटी में नहीं समझा सकते हैं। ठीक। यहाँ से हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा। अर्थसूत्री विभाजन को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकी क्या है? बहुगुणिता किसे कहते हैं? प्रतिलोमन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आता माइटोसिस डिवीजन किसे कहते हैं? तो माइटोसिस डिवीजन किसे कहते हैं? तो देखो, अर्धसूत्रण वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन तो वो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन 1 ही बार होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है और गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? घटकर आधी रह जाती है। अगर कोई पूछता है कि मियोसिस किसे कहते हैं, मतलब अर्धसूत्री, तो आप बताओगे कि अर्धसूत्री वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन तो 1 ही बार होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है
और गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रहती है। ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड आपको अभी आगे की क्लास में पता चलेगा। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन से, जिसका अशाब्दिक अर्थ टू बिकम अथवा टू ग्रो। जीव विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। अब आनुवंशिकता क्या? अनुवंशिकता वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता में स्थानांतरित होते हैं। अब बताओ पॉलीप्लॉइडी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुगुणिता में एक जीनोम की 2 से अधिक प्रांतियां उपस्थित होते हैं। क्या बोला? बहुगुणिता में एक ही जीनोम की 2 से अधिक प्रांतियां उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बहुगुणिता कहते हैं। फिर आता हमारा स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। जब किसी स्पीशीज में एक ही जीनोम की 2 या 2 से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं तो उसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उससे स्वबहुगुणिता कहते हैं। परबहुगुणिता किसे कहते हैं? जब किसी स्पीशीज में 2 या 2 से अधिक भिन्न जीनोम उपस्थित होते हैं, मतलब अलग अलग जीनोम उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग परबहुगुणिता कहते हैं। अगला हमारा कि प्रतिलोम इनवर्स किसे कहते हैं? तो देखना, इनवर्स किसे कहते हैं? जब क्रोमोसोम के किसी खंड में जीनों का उल्टा क्रम हो जाता है। क्या बोला? जीनों का उल्टा क्रम हो जाता है तो उसे इनवर्स कहते हैं। जब इनवर्स वाले खंड में सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं तो उसे पेरीसेंट्रिक इनवर्स कहते हैं। जब इनवर्स वाले खंड में सेंट्रोमियर नहीं उपस्थित होते तो उसे पेरासेंट्रिक कहते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन ये भी आ सकता कि पेरीसेंट्रिक और पेरासेंट्रिक किसे कहते हैं? इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। क्लियर? आगे चलते हम लोग। जीन किसे कहते हैं? तो जीन क्या है? वह वंशानुगत कारक जो जैविकी लक्षण को अभिव्यक्त के लिए उत्तरदायी हो, जीन कहलाता है। जनको मतलब माता पिता के लक्षण संतान में जीन द्वारा ही। सर्वप्रथम मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। मेंडल ने जीन के स्थान पे कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो कारक शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? कारक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, विकल्पी किसे कहते हैं? एलील किसे कहते हैं? तो एलील किसे कहते हैं? बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा कि समजात गुणसूत्रों की संगत अभिस्थितियों पर उपस्थित जीन की वैकल्पिक अवस्थाओं को विकल्पी कहते हैं। मतलब क्या बोला? समजात गुणसूत्रों की संगत अवस्थितियों पर उपस्थित जीन की वैकल्पिक अवस्थाओं को विकल्पी कहते हैं। जीन के इन वैकल्पिक अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न लक्षणों को ही युग्म विकल्पी लक्षण कहते हैं। वैकल्पिक रूपों को एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे प्रभावी को कैपिटल टी और अप्रभावी को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अब वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप सब चीज़ पढ़ते चले गए, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे। अब आएगा पेपर में कि सम युग्मनज और विषम युग्मनज किसने दिया था और क्या होते हैं, मतलब हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। होमो मतलब होता है समान। क्या हमने बोला? होमो मतलब क्या होता है हमारा? समान होता है। सम युग्मनज, इस शब्द का प्रयोग बेटसन ने 1902 में किया था। जब किसी व्यक्ति में किसी लक्षण अथवा लक्षणों के लिए युग्म के दोनों कारक समान होते हैं। आपसे कोई पूछे तो आप बताना, क्या आप इस तरीके से बताना कि इस शब्द का प्रयोग बेटसन नामक साइंटिस्ट ने 1902 में किया था कि जब व्यक्तियों में किसी लक्षण तथा लक्षण को युग्म विकल्पी के दोनों कारक क्या होता है? समान होते हैं, और उसे क्या कहते हैं? होमोजाइगस। और जब किसी युग्म के दोनों कारक भिन्न भिन्न होते हैं उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। दोनों क्लियर हो गए? भिन्न भिन्न में हेटेरोजाइगस। डीएनए के पॉलीमेरेज किसे कहते हैं?
डीएनए पॉलीमेरेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, मतलब डीएनए पॉलीमेरेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, ठीक, जो डीएनए रिप्लिकेशन में प्रयोग होता है। डीएनए रिप्लिकेशन वह विधि है जो डीएनए से डीएनए बनता है। अब आएगा पॉलीटीन गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो देखो डिप्टिस वंश के लार्वा अवस्था में लार ग्रंथियां तो श्वास नली वसाओं आदि के कुछ गुणसूत्र शारीरिक गुणसूत्र से बहुत भिन्न होते हैं। उन्हीं गुणसूत्र का क्या डिप्टिस वंश में लार्वा अवस्था में लार ग्रंथियों आदि श्वास नली तथा वसाकाओं कोशिकाओं आदि के कुछ गुणसूत्र शारीरिक गुणसूत्रों से बहुत भिन्न और बड़े आकार के होते हैं, उसे महागुणसूत्र अथवा पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं। आगे आता कप्पाकड़ किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए जो आता है रासायनिक उत्परिवर्तन कारक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थेम तथा स्टीनबर्ग ने 1939 में एस्परजिलस नाइट्रस ऑक्साइड के उपचार से उत्परिवर्तन करने में सर्वप्रथम सफल रहे, परंतु रासायनिक पदार्थ भी उत्परिवर्तक होते हैं और उनका उपयोग भी विकिरण की भांति नए उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रोबसन ने 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय मस्टर्ड गैस के उपचार के लिए ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन किया था। बाद में रासायनिक उत्परिवर्तन पता लगाया जैसे परागनी। टोलोमेर के क्या कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र के दोनों सिरों को टोलोमेर कहते हैं। टोलोमेर सर्वप्रथम मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में दिया था। टेलोमेर गुणसूत्र के शेष भागों से भिन्न होते हैं और कभी भी एक साथ नहीं जुड़ते हैं। अब आता है टेस्ट क्राफ्ट्स किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी संकरण की F1 संतत उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण करते हैं, जब किसी F1 की संतत उसके अप्रभावी जनक के साथ करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, टेस्ट क्राफ्ट्स बोलते हैं। जब किसी F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्राफ्ट्स बोलते हैं। परीक्षण टेस्ट क्राफ्ट्स के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि F1 संकरण सही है या नहीं। इस प्रभावी और प्रभावी संतान समान अनुपात में प्राप्त होते हैं। अब आता है लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसे कहते हैं, पेपर में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। जीन वंशागत के दौरान कुछ जीन एक साथ बने रहते हैं। हमने क्या बोला, जीन वंशानुगत के दौरान कुछ जीन एक साथ बने रहते हैं और या बने रहने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। इस दशा को ही लिंकेज कहते हैं। लिंकेज जीन एक ही क्रोमोसोम में आस पास स्थित होते हैं। तो जीन एक दूसरे से जितनी कम दूरी पर स्थित होंगे वे उतना ही अधिक दृढ़ता से संलग्न होंगे। अब संलग्नता भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट संलग्नता, एक होता है इनकम्प्लीट। क्रॉसिंग ओवर क्या है, संलग्न जीनों में पुनः संयोजन बनने के कारण समजात गुणसूत्रों के खंडों के में विनिमय हो जाता है। क्या होता है, समजात गुणसूत्रों के खंडों में विनिमय हो जाता है। क्या होता है, विनिमय हो जाता है। समजात गुणसूत्र के दो अर्धसूत्रण में अर्धसूत्रण की प्रथम अवस्था पर खंडों के आदान प्रदान को ही जीन विनिमय कहते हैं, जिसके कारण संलग्न जीन से नए संयोग बनते हैं। जीन अन्योन्यकरण, जीन इंटरेक्शन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक जीनों द्वारा निर्धारित होते हैं। क्या हमने बोला, दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं। जब एक ही लक्षण को दो या दो से अधिक जीन नियंत्रित होते हैं तो ये जीन एक अभिव्यक्ति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कोई F2 अनुपात होता है तो इस दशा को ही जीन अन्योन्यकरण कहते हैं। अगला है आपका बहुप्रभाविता। एक जीन मुख्य रूप से केवल एक लक्षण को उत्पन्न करता है। एक जीन मुख्य रूप से केवल एक लक्षण को उत्पन्न करता है, परंतु कुछ जीन अपना लक्षण उत्पन्न करने के साथ साथ एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जीनों को बहुप्रभावी जीन या इस दशा को बहुप्रभाविता कहते हैं। अब आएगा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो केंद्रक यूकेरियोटिक में केंद्रक दो कलाओं से घिरा होता है, इसमें केंद्रक कला से घिरा नहीं होता है। डीएनए की मात्रा
प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है, इसमें यूकेरियोटिक की अपेक्षा बहुत कम होती है। डीएनए हिस्टोन तथा अन्य प्रोटीनों संयुक्त रूप और क्रोमेटिन रेशे के रूप में संगठित होते हैं। डीएनए साधारण प्रोटीन संयुक्त होते रखें केंद्रक उपस्थित होता है इसमें, और इसमें उपस्थित नहीं होता। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। पेपर में आएगा कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। तो देखो, अर्धसूत्रण में युग्मित युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या दैहिक क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। परिणामस्वरूप निषेचन नर मादा युग्मकों के संलग्न से प्राप्त जाइगोटों में क्रोमोसोम संख्या पुनः दैहिक क्रोमोसोम की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। पुनः दैहिक क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होते हैं। इस प्रकार सभी स्पीशीजों की क्रोमोसोम संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी अचर रहती है। अर्धसूत्रण के कारण यह जीवों में लैंगिक जनन संभव हो सका है। अगला, अगुणित युग्मकों की उत्पत्ति निषेचन के बाद दुगुणित जाइगोट बनते हैं तथा स्पीशीजों में क्रोमोसोम संख्या अचर रहती है। समजात क्रोमोसोम में युग्मन तथा बाद में उनके विलग या अलग होने के कारण वैकल्पिक में संयोजन और स्वतंत्र विभवन होता है। संलग्न में क्रॉसिंग ओवर होता है। स्वतंत्र विभवन और विनिमय द्वारा आनुवंशिक वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षण लिखिए। मात्रात्मक लक्षणों उपस्थित विविधता सत्य होते हैं, जिसके कारण इन जीवों के लक्षणों के आधार पर स्पष्ट समूहों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, और अधिक प्रभावी पड़ता है, जिसके द्वारा मेंडल द्वारा विकसित आनुवंशिक लक्षण पूरी अनुपयोगी होते हैं। अगला है गुणात्मक लक्षण किसे कहते हैं। तो मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया वे सभी गुणात्मक थे। मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया वे सभी कैसे थे, गुणात्मक थे। वे सभी गुणात्मक जिनको केवल एक जोड़ी कारक नियंत्रित करता था, लेकिन कुछ गुणात्मक लक्षणों को 2 या 2 से अधिक जोड़े कारकों द्वारा भी नियंत्रित करते हैं। इन कारकों से में प्रभावित होते हैं और इनके प्रभाव स्पष्ट होते हैं, जिसके आधार पर गुणात्मक लक्षणों को उनके गुणों के आधार पर आसानी से 2 या 2 से अधिक आधार पर गुणात्मक लक्षणों को उनके गुणों के आधार पर अधिक समूहों में विभाजित किया जाता है। हमने क्या बोला कि मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया वे सभी लक्षण गुणात्मक थे। वे सभी लक्षण कैसे थे, गुणात्मक थे, और जो 2 या 2 से अधिक जोड़े कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। उनके गुणों के आधार पर इन्हें आसानी से 2 से अधिक समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इन लक्षणों पर वातावरण प्रभाव बहुत अधिक कम होने के कारण दृश्य के आधार पर उन्हें आनुवंशिक रूप से आसानी से मालूम किया जा सकता है, जैसे मटर के बीज का आकार होता है। अगला है स्वभावगुणिता प्रभावगुणिता किसे कहते हैं। जब किसी स्पीशीज में एक जीनोम की 2 या 2 से अधिक जीनोम उपस्थित होते हैं तो उसे स्वभावगुणिता कहते हैं। इस परभावगुणिता किसे कहते हैं। जब किसी स्पीशीज में 2 या 2 से अधिक भिन्न जीनोम उपस्थित होते हैं तो उसे परभावगुणिता कहते हैं। इस अवस्था को परभावगुणिता। अगुणित और अगुणित किसे, जीन विनिमय किसे कहते हैं। समजात गुणसूत्रों में परिशुद्ध रूप से खंडों का आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। सॉरी, चूंकि संलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं, अतः उनमें पुनर्योजन और नए संयोजन बनने के लिए संबंधित क्रोमोसोम में विनिमय होना अनिवार्य होता है। जीन विनिमय का महत्व क्या है। तो पौधे और पालतू पशुओं की उन्नतशील प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए लाभदायक गुणों का संकरण द्वारा समावेश किया जाता है। इन्हें पुनः संयोजन होना आवश्यक होता है। अगला है कभी कभी लाभदायक लक्षण के साथ साथ हानिकारक लक्षण सावर्तित मिलते थे। कपास की कुछ जातियों में रुई का प्रतिशत अधिक मिलता है, परंतु तबीयत नहीं सही, लेकिन तब भी आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता कि हमारे लिए बच्चे कितने इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बस आप लोगों का कल पेपर है, इसलिए हमें लाइव क्लास लेनी पड़ रही है।
तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में मात्र 19 सब्सक्राइबर की कमी है, तो आप लोग जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कर देना। आप लोगों से बहुत बहुत, आप समझ सकते हैं कि आप लोगों से हम कह नहीं सकते कि कितना आप लोगों से प्यार, मतलब कि आप लोगों के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं। अगर आज आप लोगों ने हमारे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए तो मैथ और इंग्लिश हर सब्जेक्ट में आपका धुआं धुआं मचा देंगे। इतने अच्छे अच्छे नोट्स हम लेके आएंगे कि जो भी यूनिवर्सिटी का टॉपर लड़का होता है वो हमारे पास से ही निकलेगा, कोचिंग का पढ़ा हुआ। ऐसा आप याद रखना। तो देखो, पौधे क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्न पुनर्संयोजन के कारण होने से उद्विकास होता है, तब प्रकृति में विभिन्नता बढ़ती है, उससे अभिजनक को वर्ण कार्य करने में सुविधा बढ़ती है। वंशागत के दौरान के गुणसूत्र को समझाइए, इसको भी आगे बताएंगे, अभी नहीं। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को समझाएंगे। डीएनए आरएनए में अंतर हो चुका। अब आएगा, देखो 2023 में आया हुआ है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो हर बार पेपर में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो देखो, जीव द्रव्य कला के चारों ओर सेलुलोज से बनी भित्ति होती है। पादप कोशिका क्या होती है? जीव द्रव्य के कला के चारों ओर सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। तारकाई, पादप कोशिका में केवल कवक और शैवाल पाया जाता है, जंतु कोशिका में सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है कि लवक सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। आगे, रसधानी बड़े आकार की होते हैं, प्राय नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। स्टार्च के रूप में होता है, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिका के मध्य एक पट्टिका अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। कोशिका खांच के द्वारा दो भागों में बट गए। अब आता सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो एक बार क्लास को भाई लाइक करिए और सबके पास क्लास को शेयर करिए, क्योंकि कल हमारा पेपर खुद है एमएससी का। आप लोगों के लिए हम क्लास बना रहे हैं, तो आप लोगों का इतना तो दायित्व बनता है कि क्लास को एक बार शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए, क्योंकि हमने देखा बच्चे क्लास को देख लेते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इसमें दैहिक और जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसका आकार सामान्यतः चौकोर होता है, इसका आकार गोलाकार होता है। इसमें एक जनन कोशिका में एक बार विभाजन से 2 संतत कोशिका प्राप्त होते हैं। इसमें एक विभाजन से 4 संतत कोशिकाएं प्राप्त होते हैं। इसमें संतत कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिकाओं की संख्या के एक समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, संतत कोशिका क्रोमोसोम संख्या जनक कोशिकाओं की क्या होती है, आधी हो जाती है। अगला है, इसमें आनुवांशिक एक रूपता पाई जाती है, इसमें आनुवांशिक विविधता होती है। अगला है, संपूर्ण विभाजन क्रिया एक ही चरण में होती है, अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरणों में होती है। अगला है, मेंडल ने इस नियम के अनुसार कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट, मेंडल के इस नियम के अनुसार जब एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण किया जाता है, तो उस पहली पीढ़ी में उपस्थित लक्षणों को प्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक, टेस्ट क्रॉस बेस क्रॉस किसे कहते हैं? तो टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब किसी भी संकर की F1 संतति का उसके किसी पितृ संकरण से करते हैं उससे, तो उसे बेक्रॉस कहते हैं, और जो उसके जनक में अप्रभावी जनक के साथ कहते हैं उसे बेक्रॉस कहते हैं। अब आता है, मेंडल ने 7 लक्षण कौन कौन से चुने थे? मेंडल ने 7 लक्षण कौन कौन से चुने गए थे? ठीक, लंबाई और पुष्पक्रम, फली का लक्षण हरा पीला हरा होता रखे, फली का आकार फूले फूली हुई रखे रखे, आकृति चिकने झुर्रियाँ चिकनी प्राप्त हुई रखी थी। मानव के रुधिर वर्ग को समझाइए। तो ए बी ओ प्रतिजन के आधार पर मनुष्यों में 4 रुधिर वर्गों में बांटा गया। ए वर्ग ए प्रतिजन, बी वर्ग ए बी और ओ होता रखे हैं। तो यहाँ से समझना, ए और बी कोई नहीं होता, ओ। अभी आपको डायग्राम के जरिए से आपको लाइव क्लास के अंतर्गत समझाएंगे ये सब चीज़ें। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम समझा रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आपको
अब आता है खरगोश के क्वेश्चन आएगा, चिलचिला का वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 10 नंबर में समझो छपा हुआ है। तो खरगोश की त्वचा के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्ण रंगीन, चिलचिला, हिमालयन, श्वेत होता है। तो देखो ये लक्षण प्रूफ एक जीन के 4 वैकल्पिक रूपों द्वारा उत्पन्न होता है। प्रभावी विकल्पी सी पूर्ण रंग उत्पन्न होता है। चिलचिला में रंगीन सफेद रोए मिले होते हैं और अन्य प्रभावी हिमालयन सीएन होता है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? आनुवंशिकता में आकस्मिक परिवर्तन जो द्रव से रूप को प्रभावित करता है और विसंयोजन और पुनर्संयोजन द्वारा उत्पन्न होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, जीन उत्परिवर्तन, रचनात्मक उत्परिवर्तन होता है। देखिए अब आता है स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रकृति में स्वयं उत्पन्न होता है और प्रेरित क्या होता है, प्रकृति में उत्पन्न किए जाते हैं। स्वतः उत्परिवर्तन की दर बहुत धीमी होती है जबकि अपेक्षाकृत प्रेरित उत्परिवर्तन की दर तेज होती है। प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। यह क्या कृत्रिम द्वारा उपचार किए जाते हैं। जीवों और फसलों के परंपरागत विधियों को सुधार करने के लिए होता है और जीवों और फसलों में तुरंत सुधार करने के लिए प्रयोग होते हैं। मेंडल का जीवन परिचय। तो आनुवंशिकता संबंधी वैज्ञानिक सर्वप्रथम मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। मेंडल ने अपने पौधों में बहुत से संकरण प्रयोग किए। निष्कर्षों को आनुवंशिकता का नियम के रूप में प्रतिपादित किया गया। इसी कारण मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल का जन्म ब्रून के ऑस्ट्रिया चिकोलोवासिया जो कहलाता है एक साधु था जिनका 1822 में जर्मनी के एक गांव साइलेसिया में हुआ था। साधारण किसान के घर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तो बाद में उसे गांव से स्कूल में प्रवेश दिया गया जहां उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा प्रारंभ की। 21 वर्ष की अवस्था में युवा अवस्था में 1843 में एक गरीब युवक के रूप में मेंडल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ब्रून स्थित मस्ट में आए और 1847 में उन्होंने पादरी की दीक्षा की। कुछ समय पश्चात ब्रून के एक माध्यमिक स्कूल में भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के स्थापन पर अध्यापन के रूप में कार्य किया। सन 1851 में मेंडल को प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करने हेतु वियना विश्वविद्यालय में भेजा गया जहां पर उनके भौतिक विज्ञान के साथ साथ गणित का भी अध्ययन किया गया। जीव विज्ञान के प्रयोगों को तकनीकी भी दिलचस्पी थी। 1854 में वापस अपने मठ लौट आए और अस्थायी अध्यापन का काम करने लगे। मठ में पास में ही मठ का एक छोटा सा बाग था जिसे मेंडल ने 1857 में संकरण संबंधी प्रयोग आरंभ किए। अपने कमरे में उसे संकरण किए और बाग में मक्खियाँ और मटर में संकरण किया। तो लगातार 8 वर्ष तक कठिन परिश्रम लगन से संकरण संबंधी कार्य करने के बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों का निष्कर्ष के आधार पर आनुवंशिकता का नियम कहा जिसलिए उन्हें ब्रून के प्राकृतिक इतिहास कहाँ ब्रून के प्राकृतिक इतिहास संघ के समझ पढ़ा गया। 1866 में वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। यूरोप और अमेरिका के विभिन्न पुस्तकालयों में भेजा परंतु फिर भी मेंडल के कार्य को उस समय तक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी जब तक कि 1900 में 3 वैज्ञानिक आए डी ब्रिज, हार्लैंड, कोरेंस तथा सारमार्क। इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए मेंडल जैसे ही अपने परिणाम प्राप्त किए। मेंडल के नियमों की सत्यता सिद्ध की। इसके बाद ही विश्व के वैज्ञानिकों ने मेंडल का महान कार्य का महत्व का ज्ञान हुआ। उसके स्थापित नियमों को मेंडल की संज्ञा दी गई। अगला केंद्रक नहीं आता। आनुवंशिक कोड की विशेषता। आनुवंशिक कोड त्रिक होता है। आनुवंशिक कोड कमाहीन होता है। आनुवंशिक कोड असंदिग्ध होता है। अब आता है डीएनए। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो क्या डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको आगे पढ़ाएंगे, मात्रात्मक और बहुजीन भी पढ़ाएंगे आपको। ये भी ड्रोसोफिला भी पढ़ाएंगे आपको। अब कहोगे सर आप एक तो चीज़ हटाते जाओगे, पढ़ाओगे कब? तो इसके लिए आपको लाइव पढ़ाएंगे, ये चीज़ समझाने वाली है। इनवर्स पढ़ा दिया था आपको। ये चीज़ आपको पढ़ाएंगे डायग्राम के जरिए, है ना। इससे आपको समझ में आएगा सब चीज़ें। जो चीज़ हमें पढ़ाने वाली हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
समसूत्री विभाजन का महत्व बताएं, चित्रों की सहायता से इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। तो समसूत्रण का मुख्य कार्य जीवों की वृद्धि और ऊतकों का पुनरुत्पादन है। इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में इंटरफेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। रखिए इस अवस्था में इंटरफेज क्या होता है? इस अवस्था में समसूत्रण की इंटरफेज में बाद अगला विभाजन शुरू होने के पहले ही की अवस्था को ही इंटरफेज कहलाते हैं। ठीक, इसमें अवस्था में माइटोसिस चक्र प्रारंभ होने से पूर्व चरण है। इस अवस्था में कोशिका निष्क्रिय होती है परंतु उपापचय की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय होता है। इस अवधि में डीएनए का स्वतः प्रतिकर्षण होता है, केंद्रक कला और केंद्रिका नष्ट हो जाती है। क्रोमोसोम एक जाल के रूप में संपूर्ण केंद्रक में फैले होते हैं और इस समय इन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं है। प्रोफेज, इस अवस्था में लक्षण होता है इसे माइटोचिक चक्र की प्रथम अवस्था जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। केंद्रक कला स्पष्ट दिखाई देता है, केंद्रक की चारों ओर केंद्रिका हो जाती है। अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम डायग्राम के जरिए समझाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ाएंगे। ये भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये इम्पोर्टेंट देखो परिभाषा डिफिनीशन बहुत ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वही पढ़ाएंगे। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो जीन विनिमय का महत्व 9 अनुपात। जीन विनिमय का महत्व बहुत निम्नलिखित है। पौधों और पालतू पशुओं के उन्नतशील प्रजातियों प्राप्त करने के लिए लाभदायक गुणों का संकरण द्वारा समावेश किया जाता है। इसके लिए पुनः संयोजन होना क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही संभव है। अगला है क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्संयोजन होने से अर्ध विकास होता तब प्रकृति में भिन्नता बढ़ जाती है, जिससे अभिजनक के कारण कार्य करने में सुविधा हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? समजात क्रोमोसोम में परिशुद्ध रूप से खंडों का आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। चूँकि सेलेंगन जीन ही एक ही क्रोमोसोम में स्थित होते हैं तो उनमें पुनर्संयोजन या नए संयोजन बनने से संबंधित ट्रांसवर्जन किसे कहते हैं? डीएनए अणु में किसी प्यूरिन क्षारक का एक पिरिमिडीन क्षारक तथा एक पिरिमिडीन क्षारक प्यूरिन क्षारक के का द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो अदला बदली उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? भाई बहुत ज़्यादा पेपर में आएगा, इसको अभी भी बताएंगे, फिर से लाइव क्लास में भी बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक दुगुणित कोशिका में से 4 अगुणित संतत कोशिकाएं उत्पन्न होते हैं। क्रोमोसोम की एक प्रतिकृति रिप्लिकेशन होने के बाद लगातार 2 बार विभाजन होने के कारण संतत कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसके साथ ही प्रथम प्रोफेज में समजात क्रोमोसोम का युग्मन तथा एनाफेज में गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों पर आने के कारण प्रत्येक संतत कोशिका में समजात गुणसूत्र में केवल एक क्रोमोसोम मायोसिस के दोनों विभाजन की प्रथम द्वितीय अवस्था कहते हैं। अभी इसके बारे में आपको डीपली बताएंगे। अवस्थाएं किसे कहते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस होते हैं। आपको इसके जरिए से आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम बताएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिस्टोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस किसे कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ये चीज़ आपको रटने वाली नहीं, समझाने वाली, इसलिए इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, गेप कर रहे हैं, जिससे आपको जो समझाने वाली चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको वही पढ़ाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते कि क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आनुवंशिकता किसे भिन्नता हो चुका है, वेटसन ने दिया था, प्रमुख शाखाएं भी हो चुकी हैं, मात्रात्मक भी हो चुका है, लिंग निर्धारण की क्रिया भी हो चुकी है, और क्या बचा है? डीएनए का मॉडल। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, और क्लास को एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, और दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।